अगर आज किसी भी आधुनिक शहर में भारी बारिश हो जाए तो सड़कों का क्या हाल होता है। मतलब ये एक ऐसा नजारा है जिससे हम सब वाकिफ हैं। जगह जगह पानी भर जाना, गाड़ियों का रेंगना और पूरे ड्रेनेज सिस्टम का बिल्कुल ठप पड़ जाना, है ना? हाँ बिल्कुल, हर मानसून में ये कहानी होती है। सही में। तो ऐसी स्थिति में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में उतने आधुनिक हैं जितना हम दावा करते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब इतिहास के एक ऐसे पन्ने में छुपा है जो सच में हैरान कर देने वाला है। और वो पन्ना कोई 100 या 200 साल पुराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर ये कहा जाए कि आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसने जल भराव की इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा लिया था, तो शायद ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन ये पूरी तरह से एक ऐतिहासिक सच्चाई है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, द एकोज ऑफ इंडस, इंडियाज एंशिएंट अर्बन मार्वल्स। इस चर्चा का उद्देश्य केवल कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के उन गहरे रहस्यों और उस उन्नत वैज्ञानिक सोच को समझना है जो आज के आधुनिक सिटी प्लानर्स को भी अचंभित कर सकती है। ये एक बहुत ही सटीक और जरूरी शुरुआत है, क्योंकि हम अक्सर इतिहास को ना एक बहुत ही सीधी और सरल रेखा में देखते हैं। हाँ, मतलब जैसे पहले इंसान गुफाओं में रहता था। बिल्कुल, एक आम धारणा यही होती है कि शुरुआत में इंसान गुफाओं में रहता था, फिर उसने कच्चे घर बनाए और धीरे धीरे विकास करते हुए आज के इन कांच और कंक्रीट के शहरों तक पहुंचा। हम मान लेते हैं कि पुरानी चीजें हमेशा कम विकसित होंगी, जो कि बहुत ही गलत धारणा है ना। हाँ, और सिंधु घाटी सभ्यता इस पूरी सोच को एक झटके में पलट कर रख देती है। ये साबित करती है कि मानव विकास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। कई बार अतीत में कुछ ऐसा घटित हो चुका होता है जो वर्तमान से भी ज्यादा व्यवस्थित होता है। और यही बात इस सभ्यता को इतना खास बनाती है। अब अगर उस समय की बात की जाए जब ये दुनिया के सामने आई, तो स्रोत बताता है कि 1920 के दशक में सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की विधिवत खोज हुई थी। जी, 1920 का वो समय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। इसका समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है, और इसका फैलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। ये आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। मतलब अगर आप इसका आकार देखें तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कहीं अधिक बड़ा था। हाँ, इस पूरी घटना को समझने के लिए ना एक उदाहरण का सहारा लिया जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी के घर के पीछे एक छोटे से बगीचे में मिट्टी खोदी जा रही हो और अचानक जमीन के नीचे से एक पूरा का पूरा अनजान देश निकल आए, वो भी अपनी पूरी भव्यता, सड़कों और बाजारों के साथ। सही कहा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, 1920 के दशक से पहले क्या वाकई किसी को इतने विशाल क्षेत्र में दबी इस सभ्यता की कोई भनक तक नहीं थी? मतलब इतनी बड़ी चीज इतने लंबे समय तक कैसे छिपी रह सकती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब खोज की उस प्रक्रिया में छिपा है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि 1920 से पहले लोगों ने उन खंडरों को देखा नहीं था। अच्छा, तो लोग उन्हें देखकर भी समझ नहीं पाए? हाँ, स्रोत ये स्पष्ट करता है कि सदियों से स्थानीय लोग उन इलाकों के आसपास रह रहे थे और उन्हें अक्सर खुदाई में पक्की और एकदम सही आकार की ईंटें मिलती थीं। दिलचस्प बात यह है कि उन ईंटों की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी कि लोग उन्हें निकालकर अपने घर बनाने लगे। अरे वाह, मतलब 5000 साल पुरानी ईंटों से लोग अपने घर बना रहे थे। बिल्कुल, यहाँ तक कि 19वीं सदी में जब उस इलाके में रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे तो ठेकेदारों को वे ईंटें मिल गईं और उन्होंने हजारों साल पुरानी उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन का बेस बनाने में कर लिया। रुको एक मिनट, रेलवे लाइन का बेस? हाँ, उन्हें लगा कि ये किसी पुराने राजा का किला होगा। किसी ने उस पैटर्न को नहीं पहचाना, लेकिन 1920 के दशक में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की, तब जाकर ये धमाका हुआ कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसका मतलब है कि लोग अनजाने में हजारों साल पुराने इतिहास के ऊपर अपनी ट्रेनें दौड़ा रहे थे। ये तो वाकई होश उड़ा देने वाला तथ्य है। बिल्कुल, ये बहुत ही हैरानी की बात है। और जब हम इसके आकार की बात करते हैं तो जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो सिर्फ इसका आकार नहीं है, बल्कि इसके शहरों के अंदर की दुनिया है। स्रोत के अनुसार इनकी सिटी प्लानिंग एकदम बेजोड़ थी। उनकी सिटी प्लानिंग तो आज के इंजीनियरों के लिए भी एक मिसाल है। हाँ, पूरी तरह से प्लान किए गए शहर, सीधी और चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर यानी राइट एंगल पर काटती थीं, और सबसे बड़ी बात, हर घर से निकलने वाली पानी की निकासी की बेहतरीन व्यवस्था। आज के आधुनिक शहर भी इस 5000 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एकदम सही बात है। और यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये सिटी प्लानिंग आखिर काम कैसे करती थी। जब हम कहते हैं कि सड़कें संपूर्ण पर काटती थीं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तो इसके पीछे कोई खास वजह थी? हाँ, ये एक सोची समझी ग्रिड प्रणाली थी। इस प्रणाली का फायदा ये था कि जब हवा चलती थी तो वो सड़कों के एक सिरे से घुसकर दूसरे सिरे तक जाती थी और शहर अपने आप साफ हो जाता था। मतलब एक तरह का प्राकृतिक वैक्यूम क्लीनर। अरे वाह, प्राकृतिक वैक्यूम क्लीनर, ये तो बहुत ही उम्दा सोच है। और जहां तक घरों की बात है तो उन्होंने कच्ची ईंटों के बजाय पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। पक्की ईंटें बनाने के लिए भट्टों में बहुत उच्च तापमान की जरूरत होती है। हाँ, जो कि एक काफी जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल जटिल है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे नदियों के पास रहते थे और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता था। कच्ची ईंटें बाढ़ में गल जाती, लेकिन पक्की ईंटें पानी का डटकर मुकाबला कर सकती थीं। ये तो कमाल की दूरदर्शिता है। और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में स्रोत में जो विवरण है वो तो और भी चौंकाता है। मतलब आज हम कवर्ड ड्रेन्स की बात करते हैं, लेकिन उस समय के हर घर में एक स्नानघर था। हाँ, और घर का पानी एक छोटी नाली के जरिए गली की मुख्य नाली में जाता था। हुई थी
इनमें इंस्पेक्शन होल्स भी थे ताकि कचरा फंसने पर उनकी सफाई की जा सके। ऐसा लगता है कि वे जल प्रबंधन के उस्ताद थे। उस्ताद तो वे थे ही। इसी शानदार इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण मोहनजोदाड़ो में मिला ग्रेट बाथ या सामूहिक स्नान घर है। हाँ, इस ग्रेट बाथ का विश्लेषण करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ईंटों से बना एक बड़ा सा तालाब नहीं था। तो फिर क्या था ये? ये उस समय के विज्ञान और उनकी सामाजिक सोच का एक जीता जागता सबूत है। इस कुंड को बनाने में पक्की ईंटों का बेहद बारीकी से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका वाटरप्रूफ होना। अच्छा, वाटरप्रूफ। उन्होंने इसे वाटरप्रूफ कैसे बनाया होगा? यही तो कमाल है। पानी को रिसने से रोकने के लिए उन्होंने ईंटों के ऊपर डामर या बिटुमिन की एक मोटी परत लगाई थी। बिटुमिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला टार होता है। मतलब उस समय के लोगों को ये पता था कि रिसाव रोकने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा गंदे पानी को बाहर निकालने और साफ पानी को अंदर लाने की एक पूरी व्यवस्था थी वहां। लेकिन इतने बड़े कुंड का आखिर उद्देश्य क्या रहा होगा? क्या ये सिर्फ नहाने के लिए था या इसके पीछे कोई और कहानी है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी। इतने बड़े स्तर पर इस तरह के ढांचे का निर्माण ये दर्शाता है कि वे लोग स्वच्छता या हाइजीन को लेकर बहुत अधिक जागरूक थे। तो ये उनके सामूहिक जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा रहा होगा। हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि पानी उनके लिए केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं था, बल्कि ये उनके सामाजिक और शायद किसी तरह के सामूहिक अनुष्ठान का केंद्र था। एक सामूहिक स्थान पर सफाई का इतना गहरा ध्यान रखना किसी भी समाज के बेहद उन्नत होने की निशानी है। रुको एक मिनट, यहाँ एक विरोधाभास आ रहा है मेरे दिमाग में। कैसा विरोधाभास? देखो, जब भी 5000 साल पुरानी बात होती है तो अमूमन हमारे दिमाग में जो छवि बनती है वो होती है जंगली लोगों की। मतलब जो शिकार करते हैं, जानवरों की खाल पहनते हैं। हाँ, एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले लोग। बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ पक्की ईंटों, ग्रिड सिस्टम वाले शहरों और वाटरप्रूफ स्नानघरों की बात कर रहे हैं। तो इतने बेहतरीन शहरों में रहने वाले लोग अपना दिन कैसे बिताते थे? स्रोत के अनुसार वे खेती भी करते थे, गेहूं और जौ उगाते थे। सिर्फ गेहूं और जौ ही नहीं। हाँ, और सबसे बड़ा नवाचार या इनोवेशन जो यहाँ सामने आता है वो ये है कि पूरी दुनिया में कपास या कॉटन का सबसे पहला उपयोग यहीं हुआ था। ये सच में हैरान करने वाला है। और ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हाँ, कपास की खेती करना और फिर उससे कपड़ा तैयार करना एक बहुत ही जटिल तकनीकी प्रक्रिया है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि खेत से कपास तोड़ा और पहन लिया। एकदम सही। सबसे पहले बीज को रेशे से अलग करना होता है, फिर उस रेशे को काटना पड़ता है और उसके बाद करघे पर उसकी बुनाई करनी होती है, जिसके लिए विशेष औजारों की जरूरत होती होगी। बिल्कुल, जैसे कि तकली। कपास का उपयोग ये साबित करता है कि उनके पास कृषि का गहरा ज्ञान तो था ही, साथ ही यांत्रिक या मैकेनिकल समझ भी थी। वे मौसम और मिट्टी की प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते थे। इसका मतलब है कि वे न सिर्फ अनाज उगा रहे थे बल्कि अपने पहनावे को लेकर भी सजग थे। वे जानवरों की खाल में नहीं बल्कि सूती कपड़ों में घूम रहे थे। हाँ, और वे बेहतरीन कारीगर भी थे। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि वे बेहतरीन कारीगर थे जो मिट्टी का बर्तन, शानदार आभूषण और सुंदर मूर्तियां बनाते थे। यहाँ डांसिंग गर्ल या नाचती हुई लड़की की कान से मूर्ति का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, डांसिंग गर्ल की मूर्ति तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की कला का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक मानी जाती है। इसे बनाने की तकनीक भी तो बहुत खास थी ना। बिल्कुल। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो ये लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई है। इस तकनीक में पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे पकाया जाता है। अच्छा, तो मोम पिघलकर बाहर आ जाता होगा। हाँ, और उस खाली सांचे में पिघली हुई धातु डाली जाती है। इस तरह के धातु विज्ञान या मेटलर्जी की समझ होना अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन तकनीकी बात से अलग वो मूर्ति दिखती कैसी है? उसके हाव भाव भी तो बहुत कुछ कहते हैं ना। बिल्कुल, और वही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो एक छोटी सी कांस्य मूर्ति है जिसके एक हाथ में ढेर सारी चूड़ियां हैं और उसका दूसरा हाथ बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसकी कमर पर रखा है। मतलब वो कोई डरी सहमी सी आकृति नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं है। ये मूर्ति उस समय के समाज के मनोविज्ञान को दर्शाती है। उसका बेखौफ अंदाज और उसके गहने ये बताते हैं कि वो एक ऐसा समाज था जो केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था। तो उनके पास कला और मनोरंजन के लिए भी समय था। हाँ, उनके पास इतना अतिरिक्त समय और संसाधन था कि वे कला, मनोरंजन और सौंदर्य पर ध्यान दे सकें। ये एक समृद्ध और निडर समाज की निशानी है। एक समृद्ध, निडर और अतिरिक्त संसाधनों वाला समाज। अब अगर उनके पास इतना अतिरिक्त सूती कपड़ा था, अनाज था और शानदार आभूषण थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वे ये सब केवल अपने इस्तेमाल के लिए तो नहीं रख सकते थे। जाहिर सी बात है, अतिरिक्त उत्पादन होगा तो व्यापार भी होगा। बिल्कुल। स्रोत से ये स्पष्ट होता है कि उनका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वे केवल अपनी चारदीवारी में सिमटे हुए लोग नहीं चमड़े थे। उनका व्यापारिक नेटवर्क यहाँ तक कि मेसोपोटामिया, जो कि आज का इराक है, वहां तक फैला हुआ था। व्यापार हमेशा से किसी भी उन्नत सभ्यता की जीवन रेखा रहा है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यह व्यापार होता कैसे था। मेसोपोटामिया तक व्यापार करने का मतलब है कि या तो वे विशाल रेगिस्तानों को पार कर रहे थे या समुद्र के रास्ते जा रहे थे। और स्रोत बताते हैं कि उनके पास नावों और जहाजों की समझ थी। हाँ, इसके अलावा एक सफल और इतने बड़े पैमाने के व्यापार के लिए सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा और एक रूपता। सिंधु घाटी के लोगों ने मानकीकृत नाप तौल की एक बेहद सटीक प्रणाली विकसित की थी। मतलब उनके बाट या वेट्स एक निश्चित अनुपात में होते थे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हड़प्पा में तौला गया सामान मेसोपोटामिया पहुंचने पर भी उतना ही बैठेगा। ये एक बहुत ही आधुनिक आर्थिक प्रणाली है। और इसी व्यापारिक लेनदेन में वे अजीब चिन्हों वाली मोहरों या सील्स का उपयोग करते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है, एक ऐसी पहेली जो आज तक दुनिया भर के जानकारों को परेशान किए हुए। आप उनकी लिपि की बात कर रही हैं ना? हाँ, उन मोहरों पर जो चिन्ह बने हैं, उनकी स्क्रिप्ट उसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ या पढ़ नहीं सका है। ये सच में इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है।
इसे एक एनालॉजी या उदाहरण के तौर पर ऐसे देखा जा सकता है। मान लिया जाए कि खुदाई में 5000 साल पुराना कोई ऐसा स्मार्टफोन मिल गया है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। बाहरी तौर पर यह देखा जा सकता है कि ये बहुत ही एडवांस टेक्निक से बना है, लेकिन अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। उसमें तस्वीरें हैं, मैसेज है, पूरा डेटा मौजूद है, लेकिन उसे खोलने का पासवर्ड किसी को नहीं पता। ये निराशाजनक भी है और रोमांचक भी। ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी स्थिति को बहुत ही सटीक ढंग से बयां करती है। आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों के लिए ये लिपि बिल्कुल उसी भूले हुए पासवर्ड की तरह है, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। हाँ, लिपि का ना पढ़ा जाना ही इस सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और शायद सबसे अधिक कुंठित करने वाला रहस्य है। मोहरों पर कुछ जानवरों के चित्र हैं और उनके ऊपर कुछ चिन्ह बने हैं। क्या वे व्यापारियों के नाम है या दिशा निर्देश? या क्या पता वो किसी भगवान की प्रार्थनाएं हो, या फिर आज के समय के बारकोड की तरह कोई इन्वेंट्री सिस्टम हो। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। बिल्कुल। यह एक ऐसी अभेद्य दीवार है जो उनके विचारों, उनके गीतों, उनकी कहानियों और उनके कानून को हम तक पहुंचने से रोक रही है। हम उनकी ईंटों को छू सकते हैं, उनके ड्रेनेज सिस्टम को समझ सकते हैं, लेकिन जब तक वो लिपि नहीं पढ़ी जाती, वे हमारे लिए हमेशा एक मूक सभ्यता ही रहेंगे। हम उनके दिमाग को नहीं पढ़ सकते। एक ऐसी सभ्यता जो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन जिसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल अभी भी बाकी है। उनके पतन का सवाल। हाँ, जो सभ्यता इतनी सफल थी, जो इतने विशाल क्षेत्र में राज कर रही थी, जिसका ड्रेनेज सिस्टम इतना लाजवाब था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रही थी, उसका अंत अचानक कैसे हो गया? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर कई अलग अलग राय हैं। अनुसार ये आज भी एक रहस्य है, लेकिन कुछ बहुत ही मजबूत संभावनाएं हैं। विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन या मॉनसून का कमजोर होना इसके कारण हो सकते हैं। और नदियों का सूखना या मार्ग बदलना भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इस हिस्से को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि ये कोई रातों रात होने वाली घटना तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं थी कि एक दिन अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आई या सब कुछ खत्म हो गया। सभ्यताओं का पतन अक्सर एक बहुत ही दर्दनाक और धीमी प्रक्रिया होती है। तो शुरुआत कैसे हुई होगी इस पतन की? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से पानी, विशेषकर नदियों पर निर्भर थी। अगर भौगोलिक या जलवायु कारणों से मानसूनी बारिश कम होने लगे या टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण नदियां अपना रास्ता बदल लें, तो इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। मतलब एक चीज बिगड़ी तो सब बिगड़ने लगा। हाँ, पानी नहीं होगा तो खेती खत्म हो जाएगी। खेती खत्म होगी तो वो अतिरिक्त अनाज नहीं बचेगा जो शहरों में रहने वाले कारीगरों और व्यापारियों का पेट भरता था। यानी कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन टूट गई होगी। बिल्कुल। और जब सप्लाई चेन टूटती है तो व्यापार रुक जाता है, अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। और फिर लोगों को वहां से जाना पड़ता होगा। हाँ, वे शहर जो कभी अपनी स्वच्छता और व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, वे रहने लायक नहीं बचते। लोगों को मजबूरन अपने उन बेहतरीन घरों को छोड़कर ऐसी जगहों पर पलायन करना पड़ता है जहां जीवन यापन हो सके। यह तो बहुत ही दुखद है ना? ये इस बात पर एक बहुत ही गहरी टिप्पणी है कि कैसे प्रकृति के आगे सबसे उन्नत और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध सभ्यताएं भी कमजोर पड़ सकती हैं। इंसान चाहे कितनी भी शानदार सिटी प्लानिंग कर ले, प्रकृति की ताकत से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल। जब जलवायु बदलती है तो अच्छे अच्छे ड्रेनेज सिस्टम और व्यापारिक नेटवर्क धरे के धरे रह जाते हैं। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल इतिहास की किताबों में दर्ज कुछ तारीखों और स्थानों का नाम नहीं है। ये हमारी इंसानी क्षमता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। 1920 के दशक में इसकी खोज ने ना इंसान के क्रमिक विकास के सिद्धांत को चुनौती दी। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे उनकी ग्रिड पर आधारित सिटी प्लानिंग और ग्रेट बाथ की वाटरप्रूफ इंजीनियरिंग उनके उन्नत दृष्टिकोण को दर्शाती है। और उनका कपास का उपयोग, जटिल बुनाई प्रक्रिया। हाँ, और डांसिंग गर्ल की मूर्ति ने हमें उनके कला, प्रेम और आत्मविश्वास की झलक दी। मेसोपोटामिया तक फैले व्यापार ने उनके रुतबे को साबित किया और अंत में उस न पढ़ी जा सकने वाली लिपि ने हमें उस रहस्य के सामने खड़ा कर दिया जो आज भी अनसुलझा है। कुल मिलाके ये सभ्यता इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हजारों साल पहले भी इंसान कितना तार्किक और दूरदर्शी हो सकता था। बिल्कुल। ये सफर हमें ये सिखाता है कि मानव बुद्धि की क्षमताएं असीमित हैं, लेकिन साथ ही ये हमें विनम्र भी बनाता है। ये दिखाता है कि एक समय जो सभ्यता दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी व्यवस्था का डंका बजा रही थी, वो भी जलवायु के बदलावों के सामने टिक नहीं पाई, जो कि अतीत की एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है हमारे लिए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो इसी चेतावनी और अतीत की इस शानदार कहानी के साथ चर्चा को एक ऐसे विचार पर छोड़ना उचित होगा जो शायद लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक संभावित कारण जलवायु परिवर्तन को बताया गया है। अगर इस स्थिति की कल्पना आज के परिप्रेक्ष्य में की जाए, मतलब अगर आज की आधुनिक सभ्यता जो अपने कंक्रीट के जंगलों, बुलेट ट्रेनों और सैटेलाइट्स पर इतना गर्व करती है, किसी भयंकर जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक समाप्त हो जाए, तो क्या होगा? तो 5000 साल बाद आने वाले पुरातत्वविदों को खुदाई में इस समय के कौन से ग्रेट बाथ मिलेंगे? क्या वे हमारे विशाल डेटा सेंटर्स को समझ पाएंगे, या हमारा सारा डिजिटल डेटा और कंप्यूटर के कोड उनके लिए बस वैसे ही अनसुलझे पासवर्ड बनकर रह जाएंगे जिन्हें वे कभी डिकोड नहीं कर पाएंगे? क्या ये आधुनिक दुनिया भी भविष्य के लिए बस एक ऐसा ही अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगी?